मैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हूँ, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना यह अधूरा रहेगा। सवाल यह है कि देश में कितने ओबीसी, कितने दलित और कितने आदिवासी हैं। इसका जवाब सिर्फ जाति जनगणना से मिल सकता है। जैसे ही विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, बीजेपी दूसरे मुद्दे लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों करती है। आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें, आपने नहीं किए तो हम कर डालेंगे। ये बात हम नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कही थी। सरकार के महिला आरक्षण विधेयक लाने के बाद से जातिगत जनगणना की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। आखिरी बार जातिवार जनसंख्या की गिनती 1931 में हुई थी। तब देश में 52% आबादी ओबीसी थी। इसके बाद से इसकी गिनती नहीं हुई। अगर न हुई भी तो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो आइए जानते हैं जातिगत जनगणना की पूरी राजनीति आखिर है क्या, और राजनीति का शिकार क्यों हो गया ओबीसी आरक्षण। में पहली बार देश में अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की पहली बैठक, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। जनगणना में SC/ST की गिनती भी इसलिए कराएगी क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। जातिगत जनगणना के लिए क्यों उठती रही है आवाज़ें। तो 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में भाजपा नेता काशीराम ने की थी। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में यह जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने जब जातिगत जनगणना कराई थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। SECC का डेटा 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती। तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेटा में 46 लाख कास्ट सब कास्ट हैं। इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूँकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ और इस वजह से कभी मीटिंग भी नहीं हुई, इसलिए जनगणना में जुटाए जातियों के आंकड़ों जस के तस परे हैं, यानी जारी ही नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 के अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4147 थी। SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई, जबकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। सरकार ने कहा है कि एक संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जातिगत जनगणना के सामने मोदी सरकार ने 3 तर्क दिए। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। इसमें केंद्र सरकार को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन यानी BCC यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि 2021 की जनगणना में ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सही स्थिति सामने आ सके। इस याचिका में केंद्र सरकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCS पर SECC 2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उद्धव सरकार के पिटीशन पर केंद्र सरकार ने पहले एफिडेविट में 3 प्रमुख बातें कही थी। पहला, यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, यह कि जाति आधारित जनगणना करना व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा, यह कि प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना से मोदी सरकार क्यों बचती दिख रही है।
मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। आरजेडी एमजेडी ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। पिछले कुछ चुनाव में ओबीसी वोटरों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी। बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में निचले ओबीसी को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए बीजेपी ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इसके बीच का उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। CSDS के संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगली जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। संजय कुमार कहते हैं कि मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ओबीसी वोट को नाराज होने से बचाना बड़ी चुनौती है। कई सर्वे इशारा करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी जातियों में तेजी से पैठ बढ़ाई है। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो 10 साल में दुगने हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले। वही क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 के 42% वोटों से घटकर 27% रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना की बात संवेदनशील मामला है। हमारे देश में अभी तक का इतिहास रहा है कि अगर इस तरह की जनगणना होती है तो इसी आधार पर आरक्षण की और दूसरी चीज़ों की मांग होने लगेगी। ये संख्या के आधार पर होगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने लगेगी। कांग्रेस और बीजेपी जैसे मुख्य राजनीतिक दलों की एक दुविधा है। पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और वंचित समाज के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी नहीं खोना चाहते। इसी वजह से बीजेपी भी इससे बचना चाहती है। 2009 में 22% वोट मिला था, 2014 में 34%, 2019 में 44% बीजेपी को ओबीसी का वोट मिला था। जातिगत जनगणना से विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? संजय कुमार कहते हैं कि ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 की जनगणना का है। इसके बाद 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में जातीय जनगणना की मांग से सियासी बवाल मच सकता है। 100 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। किसी भी राज्य में इनकी आबादी 45% से कम नहीं है। कुछ राज्यों में यह 60% से भी अधिक है। जातीय जनगणना होती है तो असली आंकड़ा सामने आएगा। इसके आधार पर ओबीसी को केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना होगा। साथ ही पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27% आरक्षण को उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी तेज होगी। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय से ये माना जाता था कि कांग्रेस जाति को सम्मान के भाव से नहीं देखती है। कांग्रेस को लगता था कि जाति से समाज बिखरता है, जुड़ता नहीं है। 2008 से 2010 के बीच जब महिला आरक्षण का बिल आया था तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, लेकिन इसमें ओबीसी को अलग से आरक्षण देने के समर्थन में नहीं थी। चूँकि अब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं रह गई है, अब इंडिया अलायंस हो गया है। इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत मुखर है। यानी कांग्रेस अब राजद, सपा, जेडी और डीएमके के स्वर में बोलने लगी है। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर इसे लेकर कुछ बहुत डिस्कशन हुआ है। लोकसभा में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे थे वो सरकार के खिलाफ उकसाने वाली भाषा है। इसके राजनीतिक मायने हैं। महिला आरक्षण का गुना भाग 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। कांग्रेस और विपक्ष का आकलन है कि पिछड़े वर्ग का 4 से 5% मतदाता भी शिफ्ट हो जाता है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण मुद्दे की बात बार बार कर रहे हैं।